हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों ज़मीन की भूख। ठीक है, हमने भूख तो अपने खाने की देखी है, ठीक है, और मिठाइयों की, बहुत सारी चीज़ों की भूख देखी है, लेकिन यहाँ हमारी कहानी का टाइटल क्या दिया हुआ है, ज़मीन की भूख, यानी कि ज़मीन की चाह। ठीक है, आइए शुरू करते हैं पाठ को। हमारे पाठ में ऐसा क्या छुपा हुआ है जिसका हमारा नाम ही ज़मीन की भूख है। दीना काफ़ी खुशहाल था, यानी ये एक दीना नाम के व्यक्ति की बात है। दीना काफ़ी खुशहाल था। अब उसके पास अपनी ज़मीन थी, वह बड़ी मेहनत से खेती करता था। अपनी लहराती फसल को देखकर उसका मन हर्ष से भर जाता था, परंतु वह अपने पड़ोसियों से परेशान था। पड़ोसी अपने जानवर उसके खेतों में चरने के लिए छोड़ देते थे। ठीक है, वो किससे परेशान था, अपने पड़ोसियों से परेशान था, क्योंकि वो बेचारा इतनी मेहनत करता अपनी ज़मीन पर। ठीक है, और पड़ोसी क्या करते हैं कि अपने जानवर उसके खेत में छोड़ देते, उसकी फसल को खराब कर देते थे। ठीक है, जिससे उसका बड़ा नुकसान होता था। वह बड़ी विनम्रता से पड़ोसियों को समझाता, किंतु उन पर कोई प्रभाव न पड़ता। जब उसे नुकसान सहा नहीं गया, तब उसने अदालत में अर्जी दी। जब उस पर वह नुकसान सहा नहीं गया, क्योंकि जिससे उसका घर चल रहा था, तो उसने क्या करा कि अदालत में अर्जी दे दी। परिणाम यह हुआ कि 2-3 किसानों पर जुर्माना हो गया और वे दीना से बैर रखने लगे। मतलब अब क्या हुआ कि 2-3 किसानों पर जुर्माना हुआ, तो वो दीना से वो नफरत करने लगे, बैर करने लगे। गांव में दीना के पास सबसे अधिक जमीन थी, वह सबसे अधिक संपन्न किसान था, पर पड़ोसियों से मनमुटाव के कारण लोकप्रिय नहीं रह गया था। वो उसे पहले जैसा सम्मान नहीं देते थे। यह भी सुना जाने लगा कि उससे बैर मानने वाले उसके घर में आग लगाने की योजना बना रहे थे। ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि जो उससे बैर कर रहे थे, नफरत कर रहे थे, वो अब उसके घर में आग लगाना की योजना बना रहे थे। एक दिन दीना अपने घर के बाहरी दलान में बैठा हुआ था। एक विदेशी किसान उसके घर के सामने से निकला। उसने दीना को बताया कि वह सतलुज नदी के पास से आ रहा है। वहां एक नई बस्ती में हर बसने वाले किसान को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है। वह जमीन यहाँ की जमीन से बहुत अधिक उपजाऊ है। वहाँ खेती करने वाला किसान बहुत जल्दी उन्नति करता है और धनवान हो जाता है। दीना अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट तो था ही। एक दिन वह गांव छोड़कर परिवार के साथ उस स्थान पर जहाँ पहुंचा जिसकी चर्चा जो परदेशी किसान थे वो कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने की थी। एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने जमीन पर पट्टा प्राप्त कर लिया। सम्मिलित जमीन से उसे और उसके परिवार के लिए 100 एकड़ जमीन दे दी गई। वह मेहनत से खेती करने लगा। वह पहले से भी अधिक संपन्न हो गया। वो अब क्या हुआ, पहले तो था ही संपन्न, अच्छा व्यक्ति था, और बहुत ज़्यादा उसके जो सब किसानों में बहुत ज़्यादा उसके पास ज़मीन थी। ठीक है, अब उसे पट्टे पे ज़मीन मिल गई तो वो और ज़्यादा हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया, बहुत से जानवर खरीद भी लिए। दीना आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गर्व करता था। कुछ दिनों में वह अपनी उस संपन्नता के जीवन का अभ्यस्त हो गया और अनुभव करने लगा कि उसकी जमीन पर्याप्त नहीं है। कुछ और अधिक होती तो वह और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसे जितना सुख मिलता है वह उससे अधिक सुख प्राप्त करने की कामना करने लगता है। ये तो एक मनुष्य का स्वभाव है सभी का ही, चाहे वो लड़का है, लड़की है, छोटा है या बड़ा है। जितना भगवान उसे देते हैं उसमें संतुष्टि कभी नहीं मिलती। वो चाहता है मुझे और ज़्यादा मिले। कुछ दिनों बाद एक सौदागर दीना के घर आकर ठहरा। दीना सौदागर से बातचीत करने लगा। जमीन की चर्चा आई। सौदागर ने बताया कि नदी के उस पार से आ रहा हूँ, वहाँ इतनी अधिक जमीन है कि जितनी चाहे लेकर जोत लो। सौदागर की बात सुनते ही दीना नदी पार की जमीन को हथियाने के सपने देखने लगा। पूछताछ करने के बाद दीना ने अपने जाने की तैयारी आरंभ कर दी। वहाँ के लोगों को भेंट देने के लिए उसने चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अन्य
अनेक वस्तुएं ले ली। घर की देखभाल का कार्य पत्नी को सौंपकर और एक आदमी अपने साथ लेकर वह यात्रा पर निकल पड़ा। 7 दिन बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से कोलों की बस्ती आरंभ होती थी। उसने देखा कि नदी के किनारे जमीन ही जमीन है, सब खाली पड़ी है। वहां के लोग खेती नहीं करते थे, पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका का आधार था। वहां के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे। दीना ने साथ लाई वस्तुओं को भेंट देकर उन लोगों को खुश कर लिया और दुभाषियों के द्वारा अपने वहां पहुंचने का उद्देश्य बता दिया। लोगों ने भी दीना का उत्साह से स्वागत किया, उसे सबसे अच्छे डेरे में ले जाकर बिठाया। दीना के सम्मान में उन लोगों ने एक शानदार दावत दी। अब दीना इतना अच्छा था कि बहुत उसके पास पैसा था, तो लोगों ने क्या सोचा कि बहुत अच्छी दावत दी। दीना ने कहा, मैं आपकी ज़मीन देखकर बहुत खुश हुआ। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और वह आपकी ज़मीन की तरह उपजाऊ भी नहीं है। उसी समय एक आदमी रोएदार बड़ी टोपी लगाए वहाँ आया। सब उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषी ने बताया कि यही हमारा सरदार है। दीना भी उसके सम्मान में खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने सम्मान में से बढ़िया बढ़िया भेंट की चीजें निकाली और सरदार को अर्पित कर दी। सरदार ने दीना की भेंट सहर्ष स्वीकार कर ली। लोगों ने सरदार को दीना के आने का उद्देश्य बता दिया। सरदार ने अपने साथियों की बातें सुनकर दीना से कहा, हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, जितनी चाहो उतनी ज़मीन अपनी पसंद की ले सकते हो या ले लो। दीना ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जो ज़मीन लूँ कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पड़ी हो जाए। जब सरदार ने दीना की शर्त मान ली तब दीना ने पूछा, जमीन किस भाव मिलेगी? 1000 रुपया प्रतिदिन, सरदार ने उत्तर दिया। दीना चकित हुआ, बोला, मेरी समझ में नहीं आया, एक दिन का यह कैसा हिसाब है? सरदार ने कहा, एक दिन में पैदल चलकर जितनी जमीन नाप डालो उतनी ले लो। एक दिन का मूल्य 1000 होगा। एक शर्त और है, यदि तुम जहाँ से चले थे उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त के पहले न लौट आओ तो तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा 1000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा। अब ये शर्त रखी गई उन्होंने। दीना ने सोचा, अब लालच बहुत बुरी बला होती है बच्चों। दीना ने सोचा कि दिन भर में बहुत सारी जमीन घेरी जा सकती है। वह तुरंत सरदार की शर्त पर जमीन लेने के लिए तैयार हो गया। रात भर उसे नींद न आई, वह जमीन के विषय में ही सोचता रहा। बड़ी आसानी से एक दिन में 60 किलोमीटर तो चल ही लूँगा, उसमें तो बहुत सी जमीन आ जाएगी। अच्छी उपजाऊ जमीन पर अपना फार्म बनाऊंगा। उसे जोतने के लिए 2 दर्जन बैलों की जरूरत पड़ेगी। एक आदमी रखने पड़ेगा। जो जमीन उपजाऊ न होगी उसे बेच दूंगा या बटाई पर दे दूंगा। दीना की रात इस तरह के सपने बुनती बीती। उसने सवेरे उठकर अपने आदमी को जगाया और उसे गाड़ी तैयार करने को कहा। वह खुद लोगों को बुलाने गया। जब सब लोग इकट्ठे हो गए और सरदार भी आ गए तब उसने कहा, अब हमको चल देना चाहिए, समय बहुत हो गया है। दीना 1 मिनट भी नष्ट करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। सरदार दीना को लेकर एक टेकड़ी पर पहुंचा। उसने रोएदार टोपी को उतारकर टेकड़ी पर रखते हुए उसने कहा, यह निशान रहेगा, यहाँ से चलकर तुम्हें यहीं आना होगा। सूर्य डूबने के पहले तक जितनी जमीन घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। दीना ने 1000 रुपये गिनकर टोपी पर रख दिए। एक रुमाल में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। धोती कसकर और आस्तीनें चढ़ाकर उसने चलने को तैयार हो गया। पहले वह यह नहीं तय कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाए। पूर्व दिशा में सूर्य निकल रहा था। वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, बस पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके बदन में फुर्ती आई और वह तेज चाल से चलने लगा। 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने टेकड़ी और उस पर खड़े आदमी धूप में साफ दिखाई देते हुए। अब धूप में गर्मी आने लगी थी। उसे खाने की याद आई, पर उसने खाया नहीं। बास्केट उतारकर कंधे पर रखी और जूतों को उतारकर धोती में खोसा और अपने चलने की गति को तेज कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी कठिनाई से दिखाई देती थी। उसके ऊपर चलते हुए लोग चींटियों की तरह रेंगते से लगते थे। उसने सोचा, काफी दूर निकल आया हूँ, अब लौटना चाहिए। इसका शरीर पसीने से तर हो रहा था और उसे प्यास भी लग रही थी। उसी स्थान पर उसने गड्ढा बनाकर उस पर घास का डेरा लगा दिया, जिससे पता चले कि वह कहाँ तक
आ गया है। पानी पीकर वह बाईं ओर मुड़ा, जैसे तैसे वह आगे बढ़ता उसे अच्छी उपजाऊ भूमि दिखाई देती। इसका लालच बढ़ता जाता और वह चलता जाता। दोपहर हो रही थी, सूरज उसके सिर के ऊपर था। वह अब कुछ थकान का भी अनुभव करने लगा था। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने रुमाल से रोटी निकाली, खाई और पानी पिया। बैठा रहा, वह लेटा नहीं। डर था कि कहीं नींद न आ जाए। खाना खाने से शरीर में कुछ नई शक्ति आ गई। उसने फिर चलना आरंभ कर दिया। काफी लंबी भूमि नापकर वह बाईं तरफ मुड़ने ही वाला था कि उसको जमीन का एक बहुत उपजाऊ टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसने उसे भी नाप लिया। उसने गड्ढा खोदकर उस पर घास का ढेर लगा दिया, अपना निशान बना दिया। अब वह फिर मुड़कर टेकड़ी की ओर देखा, वह दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि वह अधिक दूर निकल आया है, अब इस दिशा में कुछ कम ही नापूंगा। इस तीसरी भुजा पर उसने तेजी से अपने कदम बढ़ाए। बड़ी कठिनाई से वह 3 किलोमीटर ही चला था कि देखा सूरज ढलने लगा। उसने अनुमान लगाया कि वह टेकड़ी से 15 किलोमीटर दूरी पर है। इस दिशा में अब और आगे बढ़ना उसने ठीक नहीं समझा। वह सीधे टेकड़ी की ओर चढ़ने लगा। यहाँ पर भी उसने गड्ढे पर घास का ढेर लगाकर निशान बना दिया। अब दीना इतना थक गया कि उसके लिए आगे चलना कठिन हो रहा था। धूप और गर्मी ने उसकी सारी शक्ति चूस ली थी। पैरों में छाले पड़ गए थे, टांगे उठती नहीं थी। सूरज ढल रहा था, इसलिए आराम कर लेने के लिए भी समय नहीं था। फिर भी वह तेज चाल से आगे बढ़ रहा था। उसने बास्केट, टोपी, जूते सब फेंक दिए। उसकी सांस फूल रही थी। बार बार यही सोचता कि सूरज डूबने से पहले टेकड़ी पर कैसे पहुंचूंगा। अब वह दौड़ने लगा। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी और वह डर रहा था कि थकान के कारण गिरकर कहीं मर न जाए। पर उसने दौड़ना बंद नहीं किया। वह उन लोगों के सामने हार मानकर अपनी हंसी नहीं कराना चाहता था, क्योंकि उसको इतना लालच हो गया था। वो इतनी दूर निकल चुका था कि उसको चाहिए थी कि मुझे बस ये ज़मीन चाहिए, ये ज़मीन चाहिए। ठीक है, सूरज के क्षितिज में समाया जा रहा था। दीना भी अपने निकट के स्थान पर आ गया था। टेकड़ी पर खड़े लोग चिल्लाकर उसे उत्साहित कर रहे थे कि उसे टेकड़ी पर टोपी और उसके निकट बैठा सरदार साफ दिखाई दे रहा था। उसने निराश दृष्टि से सूर्य की ओर देखा। सूर्य धरती के नीचे धंस चुका था। दीना जान गया था कि टेकड़ी तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुख से एक चीख निकल गई। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। टेकड़ी के लोग अब भी पुकार रहे थे। ये ऊंचाई पर थे और अब भी उन्हें सूरज दिखाई दे रहा था। दीना ने भी देखा कि टेकड़ी पर अभी धूप है। अपनी सारी शक्ति समेटकर उसने लंबी सांस खींची और आंखें मूंदकर टेकड़ी की ओर दौड़ा। अचानक टेकड़ी के पास वह मुंह के बल गिरा और उसकी चीख निकल पड़ी। उसके हाथ सरदार की टेकड़ी पर रखी टोपी तक पहुंच चुके थे। सरदार ने कहा, देखो भाई, उसने कितनी जमीन ले डाली है। दीना का नौकर दौड़कर आया। अब दीना का नौकर जो था वो दौड़कर आ गया। उसने दीना को उठाना चाहा। दीना के मुंह से खून बह रहा था। वह मर चुका था। सरदार के आदमी दुखी भी थे और दीना पर हंस भी रहे थे। नौकर ने दीना के लिए कब्र खोदी और उसे उसी जमीन में दफना दिया। दीना के लिए अब केवल 2 गज जमीन पर्याप्त थी। तो बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो हमें प्राप्त है, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ये कहानी हमें ये सीख देती है। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।